हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसी क्रम में दोस्तों हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ आ रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी वीडियोज़ की प्ले मिल जाएंगी। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे वीडियोस खुल जाएंगे, तो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी के टाइम में हम हिस्ट्री और पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं चैनल पे और इसके अंतर्गत आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि ज्योग्राफी की वीडियोस भी डालिए, तो देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी की वीडियोस भी आएंगी, लेकिन अभी पहले क्या करते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी जो है ना, एक दूसरे से काफ़ी मैच करते हैं। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक साथ करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। ऑप्शन है हमारे, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं या द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो आपको बताना है कि एकात्मक तत्व कौन सा है इनमें से। नीचे एक कूट दिया गया है, इसकी सहायता से आपको अपना आंसर देना है। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा दोस्तों बी, 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 जो हैं ये संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण है। ऑप्शन है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे भी अपना राइट आंसर बी रहेगा। 1, 2 और 3 ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। तो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है ये तीनों उसके लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। ऑप्शन है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा दोस्तों डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। ऑप्शन है हमारे, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान। जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसमें जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वो है हमारे देश का संविधान। उसी संविधान के अकॉर्डिंग हमारे देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करते हैं, उसी के अनुसार रूल रेगुलेशन बनाते हैं। तो सबसे सर्वोच्च स्थान पे है हमारे देश में हमारे देश का संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। ऑप्शन है, आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंहत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, ये लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है हमारे देश का संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, ठीक है, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ये तो हमारे तब थे जब हमारे देश का संविधान बना था, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में 463 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। गणना की दृष्टि से देखें तो 463 हैं, भाग भी 22 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 25 हैं और 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 थी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में वैध संप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन हमारे, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल या संविधान। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। एकात्मक है, कठोर है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर या फिर संघीय। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा
कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला है संविधान सर्वोच्च है, दूसरा है संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तीसरा है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, चौथा है संघ की संसद और राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। नीचे आपको कूट की सहायता से बताना है कि राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा डी, 1, 2 और 3। संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सबसे पहले कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन है फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में या स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर साम्यवादी राज्य। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, साम्यवादी राज्य। ये भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन है, राजनीतिक समानता भी है और समाजवादी राज्य भी है, लेकिन साम्यवादी हमारे भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कथन 2 है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब नीचे कूट दिया गया है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, इन दोनों का मिश्रण है। तो ए वाला आंसर सही रहेगा अपना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या कनाडा के संविधान का। तो यहाँ पे दोस्तों अपना राइट आंसर रहेगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है हमारे भारत के संविधान पे काफी बड़ा प्रभाव है। 250 अनुच्छेद जो है वो यहीं से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन है संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 300 से भी अधिक आर्टिकल हैं, 350 से अधिक आर्टिकल हैं, 400 से अधिक आर्टिकल हैं या फिर 500 से अधिक आर्टिकल हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 350 से भी अधिक आर्टिकल हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 395 आर्टिकल हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि 463 के आसपास आर्टिकल हैं। जो मूल आर्टिकल हैं वो तो 395 हैं, लेकिन जो सब आर्टिकल हैं बाद में इसमें जोड़े गए हैं। अब अगर उनको भी गिनने लगे गणना की दृष्टि से यदि देखें तो 463 के आसपास आर्टिकल हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, 350 से अधिक आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली।
शासन प्रणाली की अगर बात करें तो दो तरह की शासन प्रणाली होती है। एक होती है हमारी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और एक होती है हमारी संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और उसका जो निर्वाचन है वो सीधे जनता के द्वारा किया जाता है और एक नियत अवधि के लिए होता है। ऐसा होता है अमेरिका में। कहाँ पर होता है, अमेरिका में। लेकिन अपने देश की अगर बात करें तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है जो कि इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नामात्र का प्रधान होता है और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है दोस्तों वो किस में होती है, प्रधानमंत्री में होती है। ठीक है, जनता जो है डायरेक्ट किसको चुनती है, प्रधानमंत्री को चुनती है। तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वो हमारी कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान। इस देश का संविधान जो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च स्थान पर है वो है हमारे देश का संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने का कारण है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए ये व्यापक है, वृद्ध है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय है या फिर निर्वाचन आयोग है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है वही संविधान का अभिभावक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आप 18 साल के हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो आपको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों का एकीकरण। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, संघीय राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यों का संघ। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये बात किस में कही गई है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो 3 सूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्ग के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत की जनता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। ये गलत है। मूल कर्तव्य जो है बाद में जोड़े गए थे, संविधान में पहले से नहीं थे। बाकी तीनों चीजें सही हैं, तो जो गलत है वही हमारा यहाँ पे आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कठोर कम और लचीला अधिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या फिर भावना में संघात्मक और रचना में एकात्मक। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर सी रहेगा, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या अफ्रीका? तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी बात करी है, सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे देश का संविधान है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना अधिक कठोर ना अधिक लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला? तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य है, अनम्य है, नम्य व अनम्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर सी रहेगा, नम्य व अनम्य दोनों है, दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उनका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नामात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, या उपरोक्त सभी कथन गलत हैं? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यानी कि दूसरे देशों के संविधान से यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स या अनुच्छेद को जोड़ा गया है भारत के संविधान में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिक्स, एच.जे. लास्की या के.सी. वियर? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा के.सी. वियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है यह धर्म तंत्र को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, ये राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है? विधेयक, संविधान, प्रपत्र या याचिका? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा संविधान। और लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, भारत का संविधान सरकार की डैश डैश प्रणाली के साथ एक प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? ऑप्शन है राजतंत्रीय, संसदीय, राजपत्रीय या एकात्मक? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, संसदीय। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं पॉलिटी के। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही होगी। यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए और भी वीडियोज़ लाई जाएँ, और इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।